तो हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि द्वि ध्रुवीयता का अंत, जो हमारा पार्ट है क्लास 12 की राजनीति का हमारा ये पार्ट है, वो दूसरा चैप्टर है। और मैंने पहला चैप्टर इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा कि वो पहला चैप्टर आपके सब्जेक्ट में से हट गया है, और जो हटा है और जो जुड़ा है उसकी वीडियो में एक बना दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों यह वीडियो इसके ऊपर होने वाली है कि जो ये हमारा पार्ट है इसमें से कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में आ सकते हैं। और दोस्तों जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा उन क्वेश्चन के अलावा आपके इस पार्ट में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। तो जो भी मैं इसमें बताऊंगा पूरे बिल्कुल महत्वपूर्ण नोट्स बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, और बस इनको आपने सीख लिया तो ये आपका बिल्कुल पार्ट क्लियर ही हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी पार्ट पढ़ने की कोई भी इस पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं और इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पार्ट है द्वि ध्रुवीयता का अंत, इसमें से कुल 7 अंक का एक आपका पार्ट आना है। इसमें से 1 अंक के क्वेश्चन 2 आने हैं, और 2 अंक का क्वेश्चन 1 आना है, और 3 अंक का क्वेश्चन इसमें 1 आना है, और 4 अंक का 1 भी नहीं आना है। तो दोस्तों इसमें हमें जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, वो हमें 1 भी नहीं पढ़ना है। बस 2 अंक के हिसाब से और 3 अंक के हिसाब से जितने भी क्वेश्चन होते हैं वह हमें इसमें पढ़ने हैं, और जो पढ़ने हैं वो मैं इसमें आपको बता रहा। इन क्वेश्चन के अलावा मैं कहता हूँ आप 1 भी क्वेश्चन नहीं सीखिएगा, इस पार्ट में से आपका 1 भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न आता है, द्वि ध्रुवीयता का अर्थ क्या है। तो दोस्तों यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आ सकता है। तो दोस्तों चलिए इसको जानते हैं। तो दोस्तों वह व्यवस्था जिसमें 2 महाशक्तियों का अस्तित्व होता है तथा जिनकी क्षमताएं प्रायः तुलनात्मक होती हैं, उसे द्वि ध्रुवीयता कहते हैं। दोस्तों यह मैंने छोटा सा बता दिया। अगर 2 नंबर का आता है तो आपको इतना ही लिखना है, और अगर 3 नंबर का आता है तो इसके आगे मैं आपको बता रहा। दोस्तों इसके आगे आपको लिखना है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 2 विरोधी अथवा प्रतिस्पर्धी राज्य या ब्लॉक होते हैं तथा जिसमें दोनों एक दूसरे को अपना शत्रु समझते हैं। दोनों ब्लॉक एक दूसरे को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। शीत युद्ध के दौरान 2 ध्रुवीयता विश्व की उत्पत्ति हुई। एक खेमे का नेतृत्व अमेरिका के हाथों में था और दूसरे खेमे का नेतृत्व सोवियत संघ था, लेकिन साम्यवादी खेमे के विघटन के साथ ही द्वि ध्रुवीयता की भी अंत हो गया। दोस्तों अगर 2 नंबर का आया तो जो मैंने पहले बताया वो आपको लिखना है, और अगर 3 नंबर का आया तो मैंने जो ये जितना पूरा बताया यह आपको लिखना है। दोस्तों पहला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन है वर्नियल की दीवार। जो वर्नियल की दीवार है इससे आपका कैसा भी क्वेश्चन बनता है, मात्र उस क्वेश्चन में लिखा हो वर्नियल की दीवार। तो दोस्तों आपको किस प्रकार लिखना है यह मैं आपको बता रहा। यह क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है, और अगर 3 नंबर में आया तो जितना मैं बता रहा पूरा आपको उतना ही लिखना है, और 2 नंबर में आया तो आपको थोड़ा छोटा सा लिखना है। तो चलिए इसको जानते हैं। दोस्तों उत्तर कुछ इस प्रकार है, वर्नियल की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। दोस्तों आपको बस इतना ही लिख देना है। अगर 2 नंबर में आया और 3 नंबर में आया तो आपको इसके आगे भी लिखना है। 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी वर्नियल को पूर्वी वर्नियल से अलग करती थी। 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही, और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। दोस्तों वर्नियल की दीवार में आपको इतने जो ये मैंने बताया इसका आंसर हमारा हो गया। अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CIS का अर्थ क्या है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा तो वो ये आएगा CIS का फुल फॉर्म क्या है। तो CIS का आपको फुल फॉर्म लिख देना है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब स्वतंत्र राज्यों की राष्ट्रकुल। तो यह आपका 1 नंबर में क्वेश्चन हो गया, और 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको इस प्रकार लिखना है, यह सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 गणराज्यों का संघ बना, इसमें रूस एक गणराज्य था। तो दोस्तों CIF में आपको इतना लिख देना है। अब आगे अपन लोग बढ़ते हैं सोवियत संघ। तो सोवियत संघ से आपके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ सकते हैं कि सोवियत संघ क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इस सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो सोवियत संघ आपका महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इसको जानते हैं। दोस्तों इसका क्वेश्चन उत्तर कुछ इस प्रकार होगा, 1971 की रूसी बेल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य अस्तित्व में आया। तो ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन हो जाएगा, और 3 नंबर में आया तो आपको कुछ इस प्रकार लिख देना है, सोवियत संघ में कुल मिलाकर 15 गणराज्य
गणराज्य थे, अर्थात 15 अलग अलग देशों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। सोवियत संघ का निर्माण गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया। इसे समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा के अनुसार बनाया गया था। तो ये दोस्तों हो गया, और इसमें 15 आपकी देश आते हैं जो कि सोवियत संघ में थे। तो इनको भी आपको याद नहीं करना है, बस आपको इतना याद कर लेना है कि ये 15 इसमें थे। दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से और बनता है जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है और वो आपके में नहीं आ सकता है। अगर 4 नंबर का होता तो वो क्वेश्चन आपके में आता। अब यहाँ से अपन लोगों को जानना है कि लेनिन कौन था। दोस्तों यह एक क्वेश्चन है जो आपका 2 नंबर और 3 नंबर में आ सकता है। दोस्तों चलिए इसको जानते हैं। व्लादिमीर लेनिन का जन्म सन 1970 में तथा उसका देहांत सन 1924 में हुआ था। यह बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। अक्टूबर 1917 की सफल रूसी क्रांति के नायक, लेकिन सन 1917 से 1924 तक सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य के संस्थापक तथा अध्यक्ष रहे। वह मार्क्सवाद के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने में अत्यंत सफल रहे, लेकिन पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत बने। दोस्तों लेनिन के विषय में आपको इतना लिख देना है अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। और इसके बाद आपको शुरू करना है कि स्टालिन कौन था। दोस्तों जोसेफ स्टालिन सन 1879 और 1953 में, सन आपको इसलिए बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सन ही सबसे ज़्यादा आती है, तो सनों को आप लोगों को बिल्कुल क्लियर ही याद करना है। और दोस्तों टाइम अपन के पास उतना बचा नहीं है, थोड़ा बहुत ही टाइम है। इसमें आपको पूरा पार्ट कंप्लीट करना है जो कि मैं पूरा का पूरा किताब आपको कंप्लीट करके यहाँ पर दूंगा। दोस्तों चलिए जानते हैं। लेनिन के बाद सोवियत संघ का सर्वोच्च नेता एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। उसने सोवियत संघ को मजबूत बनाने के दौर में सन 1924 से 1953 तक नेतृत्व प्रदान किया। उसके काल में सोवियत संघ का तेजी से औद्योगिकरण हुआ। उसने खेती का बलपूर्वक समूहीकरण कर दिया। उसे सन 1930 के दशक से लेकर 1953 तक सोवियत संघ में तानाशाही की स्थापना के लिए जिम्मेदार माना जाता है। दोस्तों जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से ही आपके क्वेश्चन आएंगे और कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि इसमें से मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि 2 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन आने हैं और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आना है। और जो वो 1 नंबर के क्वेश्चन है वास्तुनिष्ठ क्वेश्चन, उसके लिए अगर आपके पास कुंजी मुंजी वगैरह या कोई किताब आपके पास हो तो उसमें से आप टिक लगा लीजिएगा, उन्हें आप लोग पूरा सीख लीजिएगा। दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं सोवियत प्रणाली। तो सोवियत प्रणाली आपको सीखनी नहीं है, इसमें विशेषताएं खामियां वगैरह आती हैं जो कि बड़ी हैं, जो कि दीर्घवृत्तीय होती हैं। तो मतलब इसमें आपकी कुछ होती नहीं है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता इसमें से तो मैं आपको ये बताता। और तो दूसरी दुनिया के देश ये भी आपको नहीं सीखना है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, मिखाइल गोवर्चेन कौन था। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो चलिए इसको जानते हैं। मिखाइल गोवर्चेन का जन्म सन 1931 में हुआ। वह सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति 1985 से 1991 तक ही रहे। उनका नाम रूसी इतिहासकारों में सुधारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने पेरेस्ट्रोइका मतलब पूर्व रचना और ग्लाइसोनोत्रत खुलेपन मतलब इसका मतलब होता है खुलेपन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किए। दोस्तों यह मिखाइल का अपना पूरा हो गया। इनकी उपलब्धियां और खामियां वगैरह हमें नहीं सीखनी है, मात्र इतना ही सीखना है जो मैंने आपको बताया। अब आगे की वीडियो हम लोग देख लेते हैं कि आगे क्या होता है। दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, जो कि महत्वपूर्ण थे और आपको लगता है कि और भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है तो वो आप लोग सीख लीजिएगा। लेकिन जो मैंने ये क्वेश्चन बताया इनको आप क्लियर ही सीखिएगा, इससे रिलेटिव आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा यार, मेरा ऐसा मानना है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।